हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं एक नया वीडियो आपके सामने। और ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो जिस टॉपिक के बारे में है वो है हमारा वर्ब। इंग्लिश में अगर इम्पोर्टेंट वर्ड्स की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड होता है वो होता है दोस्तों हमारा वर्ब। वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस को बनाना मुश्किल है। दुनिया का जो सबसे छोटा सेंटेंस है गो, वो भी वर्ब से बनता है। गो, कम, ये सारे वर्ब हैं। और वर्ब क्या होता है और वर्ब के किस प्रकार से कौन कौन से क्लासिफिकेशन है वो आज हम लोग सब स्टार्ट करने वाला है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ब होती क्या है। चलो उसके डेफिनेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ब की। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब की जो डेफिनेशन है, ये एक मैंने वर्ड लिखा है आपके सामने डेफिनेशन। डेफिनेशन जो वर्ड है उसमें बहुत बार बच्चे आई की जगह ए लगा देते हैं, तो ये इसमें गलत कर देते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। डेफिनेशन में स्पेलिंग जो होगी वो DEFINITION ही आएगा, इसमें ए नहीं आएगा, ठीक है। वर्ब की डेफिनेशन की बात करूँ तो वर्ब की डेफिनेशन के बारे में लोग अक्सर ये कहते हैं कि जैसे कोई भी एक्शन वर्ड हो वो वर्ब होता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक्शन वर्ड एक वर्ब होता है, लेकिन क्या केवल एक्शन वर्ड ही वर्ब होता है? नहीं दोस्तों, केवल एक्शन वर्ड ही वर्ब नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ और होता है जो वर्ब होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, शी कुक्स फूड। अब जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें जो हमारी वर्ब है वो क्या है? ये हमारी वर्ब हो गई है, ये हमारी वर्ब हो गई है। क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? बिल्कुल हाँ जी, इसके अंदर एक एक्शन हो रहा है। जब यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है, मैंने मान लिया इसको वर्ब है। लेकिन मैंने ये बोला शी इज ए टीचर। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस आपके सामने आया है, क्या इसमें कोई वर्ब है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये वर्ब है, ये वर्ब है हमारी। लेकिन इसमें क्या कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बताता है? ये बता रहा है इसकी स्टेट को, कि वो क्या है, स्टेट या कंडीशन को। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम सिक, ये सारे क्या बताते हैं? हमारी स्टेट या कंडीशन को। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्शन के साथ में क्या हो जाता है? स्टेट या फिर हमारी कंडीशन। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ब। अब एक चीज और होती है, मैंने बोला एक एग्जाम्पल, शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। क्या इसमें कोई एक्शन है? एक्शन नहीं है। शी हैज ए कार, क्या इसमें कोई स्टेट है? ये भी नहीं है। तो फिर इसमें क्या हो गया दोस्तों? इसमें जो हमारा पॉइंट आ गया है वो आ गया है हमारा पोजीशन का। पोजीशन का मतलब ओनरशिप। तो यहाँ पे हमने जान लिया है एक्शन, स्टेट, कंडीशन के अलावा एक पॉइंट और है, और वो हमारा पॉइंट कौन सा है? ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब किसी चीज का मालिक होना या पजेज करना। ये चलो इसको लेसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन यानी ओनर होना, मालिक होना। जब हम कोई एक्शन की बात करते हैं, जब हम कोई स्टेट या कंडीशन की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसी चीज के मालिकाना हक की, तो वो जो वर्ड होता है, वो हमारे सामने जो वर्ड आता है वो दोस्तों वर्ड होता है हमारा वर्ब। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वर्ब का केवल मतलब एक्शन वर्ड नहीं है। जो कुछ भी हम नाउन के बारे में बात करते हैं वो सारा क्या होता है? हमारा वर्ब होता है दोस्तों। उसमें एक्शन भी आ सकता है, स्टेट, कंडीशन भी आ सकता है, ओनरशिप या पोजीशन कुछ भी आ सकता है। अब हम आगे बात करते हैं वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। चलो दोस्तों अगली स्लाइड पे मैं आ जाता हूं। ये है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देखो वर्ब्स के कई प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले हमें एक जो सबसे मोटा कंफ्यूजन रहता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, उसको दूर करना है। पहले सबसे पहले जानना है कि हमारी मेन वर्ब तो क्या होती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है दोस्तों। यहाँ पे ये भी आपको जानना जरूरी है। जब भी हम नाम लेते हैं वर्ब, किसी एक्शन, स्टेट, पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? वो हमारी मेन वर्ब हो जाएगी।
लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका काम होता है हेल्प करना। ये काम क्या करती है? हेल्प्स। किसको हेल्प करती है? ये मेन वर्ब को हेल्प करती है। ये मेन वर्ब को हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने में, सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ में काय में हेल्प करती है। ये सेंटेंस के सेंस को बताने में भी हेल्प करती है। तो ये क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब कई बार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम भी करती है। चलो हम एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। मैंने बोला शी इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो वर्ब है, यहाँ पे दो वर्ब दी गई है, एक ये है एक ये है। इज जो है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है वो है हमारी मेन वर्ब दोस्तों। लेकिन मैंने पिछले वाले सेंटेंस को फिर से रिपीट किया आपके सामने, शी इज ए डॉक्टर। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे सामने क्या दिया गया है? इज दिया गया है। इज यूजुअली इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे ये काय का काम कर रही है दोस्तों? यहाँ पे ये एक अकेली वर्ब आई है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी दोस्तों? यहाँ पे ये बन जाएगी मेन वर्ब। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब की सहायता करना वाक्य को कंप्लीट करने में या सेंस बताने में। लेकिन अगर वाक्य में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, अगर वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, तो वहां पे जो भी वर्ब आएगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों? कि वो हमारी क्या है दोस्तों? वो हमारी हो जाएगी मेन वर्ब। तो मैं उम्मीद करता हूं आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो अंतर है उसको आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्लासिफिकेशन पे। अगला जो क्लासिफिकेशन वर्ब का है वो है हमारा किस प्रकार का, उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव और दूसरा है हमारा इंट्रांजिटिव, इसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उनमें क्या अंतर होता है, उसको जानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। ट्रिक ये है कि ट्रांजिटिव जो है वो हमारा शुरू किससे हो रहा है? टी से। जब टी से ये शुरू हो रहा है तो टी में क्या कर देंगे हम? टी से ही इसको एक ट्रिक दे देंगे, टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेती है। इंट्रांजिटिव जो है हमारा, उसमें आ रहा है हमारा एन और मैनिफोल्ड का। यहाँ पे इसी से बता दिया है कि नो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मैं मेरी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिटिव स्टार्ट हो रहा है टी से, टेक्स एन ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव में आई एन आ रहा है, तो एन से मैंने बोला है नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। अब मैंने बार बार ये एक वर्ड बोला है आपके सामने, ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको जानना भी बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले कुछ वर्ड्स आते हैं, वर्ब के बाद में कुछ वर्ड्स आते हैं। वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऐसा 99% होता है, 1% को अगर हम लोग छोड़ दें तो। अब ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हमारे पास में दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? इसको आंसर कर देना चाहिए। क्या आंसर करना चाहिए? ये आंसर करता है हमारा व्हाट, हु या हुम का। अगर हमें व्हाट, हु या हुम का जवाब मिलता है तो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। और दूसरा क्या है? दूसरा बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप समझ पाएं कि वास्तव में दूसरा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, शी इज रीडिंग ए बुक। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया, शी इज रीडिंग ए बुक। दोस्तों यहां पे देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी हो गया है हमारा सब्जेक्ट, और बाकी हेल्पिंग वर्ब ये हो गई है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो वर्ब के बाद में जो आया है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। अभी पता नहीं है कि है या नहीं है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ के देखता हूं, व्हाट डज शी रीड या व्हाट इज शी रीडिंग,
तो क्या हमें आंसर मिल रहा है वॉट का? जी हाँ दोस्तों, हमें आंसर मिल रहा है वॉट का। वॉट का आंसर मिल गया, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब एक एग्जांपल आपके सामने और लिखता हूं। शी इज ए टीचर। यहां पे मैंने लिख दिया है सी इज ए टीचर। व्हाट इज सी, मैंने पूछा, जवाब मिल गया मेरे को टीचर। क्या ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने पहली कंडीशन को तो पार कर लिया है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको इसने कंप्लीट नहीं किया। दूसरी कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट जो होता है हमारा, सब्जेक्ट और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, वो पूरी तरह से क्या होने चाहिए दोस्तों? मस्ट बी डिफरेंट। वो दोनों बिल्कुल अलग होने चाहिए दोस्तों। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो अलग होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? शी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टीचर। क्या सी टीचर है? बिल्कुल हाँ। टीचर कौन है? शी। तो इसका मतलब ये दोनों तो एक ही के लिए आए हैं। अगर ये दोनों एक के लिए आए हैं तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो हमारी वर्ब के बाद में आता है। व्हाट, हु या हुम का आंसर आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक नहीं होने चाहिए। अब जब टीचर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सेंटेंस को पूरा करता है या कंप्लीट करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पाए होंगे कि ट्रांजिटिव एक ऑब्जेक्ट को लेती है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब इसके एग्जांपल्स के साथ में हम लोग समझते हैं दोस्तों। चलिए हम समझ रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये हो गया ट्रांजिटिव और इधर हो गया है हमारा इंट्रांजिटिव दोस्तों। अब एग्जांपल के साथ में समझ रहे हैं। He plays फुटबॉल। He plays फुटबॉल। सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों? ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है दोस्तों? ये हमारा वर्ब हो गया। अब यहां पे ये हमारा फुटबॉल वर्ब के आगे लिखा हुआ है, क्या ये हमारी दोनों कंडीशन को पूरा करता है? What does he play? फुटबॉल आंसर आ रहा है। ही और फुटबॉल अलग अलग है, इसका मतलब ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस आपके सामने मैं और लिखता हूं। He plays well। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया है हमारा ही, बिल्कुल ठीक बात है। वर्ब क्या है दोस्तों? वर्ब हो गया है हमारा प्लेज, ठीक बात है। अब यहां पे या तो ये ऑब्जेक्ट होगा या ये क्या होगा दोस्तों? जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ये क्या होगा दोस्तों? या होगा ये कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे ये जवाब दे रहा है, देखो क्या ये जवाब दे रहा है व्हाट, हु, हुम का? नहीं, ये जवाब नहीं दे रहा व्हाट, हु, हुम का। ये जवाब दे रहा है हाउ डज ही प्ले। हाउ का जवाब दे रहा है कि वह कैसे खेलता है। बहुत अच्छा खेलता है। जब व्हाट, हु, हुम का ये जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों नहीं है। ये क्या हो गया? ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया जो हमारे वाक्य को पूरा कर रहा है दोस्तों। हालांकि आप देखिए यहाँ पे जो हमारी सेकंड कंडीशन है, ही और वेल, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये हमारी पहली कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा ही प्लेज फुटबॉल, जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट आ गया है, वो हमारा कैसा है? ये हमारा ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो वर्ब काम में आई है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। और सेकंड सेंटेंस जो हमारा आ गया है जिसमें जो वर्ब काम में आई है कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ये हमारी है इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ट्रांजिटिव जो क्या करेगी दोस्तों? ऑब्जेक्ट ले लेगी। इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं वर्ब का। वर्ब का एक क्लासिफिकेशन और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फाइनाइट, और एक होता है नॉन फाइनाइट। दोस्तों वर्ब के बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये सब क्या होते हैं? वर्ब के कितने क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट को आपको ऐसे जानना है। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है नॉन।
तो नॉन को मैं लिख देता हूं नोट, और आगे मैंने लिख दिया है चेंजिंग। ऐसा जो चेंज नहीं होता है या फिर क्या होता है वो फिक्स रहता है। तो फाइनाइट क्या हो जाएगा फिर हमारा, फाइनाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चेंजिंग। इसका मतलब ऐसी वर्ब्स, ये क्या है दोस्तों, ये है वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जो नहीं चेंज होती है, फिक्स रहती है, वो होती है नॉन फाइनाइट, नॉन से बना नोट। और ऐसी वर्ब जो चेंज होती है वो होती है फाइनाइट। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूं दोस्तों। शी इज प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस को मुझे पास्ट में करना है, तो पास्ट में करना है तो इज की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, शी वॉज प्लेइंग हॉकी। इसी को मुझे फ्यूचर में करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वॉज की जगह मेरा क्या आ जाएगा, शी विल बी प्लेइंग हॉकी। अब इसी में मुझे सी की जगह कुछ और चेंज करना है तो मैं क्या लगा दूंगा, दे विल बी प्लेइंग हॉकी। इसका मतलब जब जब मेरा सी में बदलाव आ रहा है तो यहाँ पे इज, वॉज, विल बी ये चेंज हो रहे हैं। तो जब ये चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये कैसी वर्ब है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब। लेकिन आपने यहां देखा प्लेइंग, प्लेइंग, और यहां पे भी मैं लिखता तो क्या लिखता दोस्तों, प्लेइंग। तो ये क्या है, ये है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है, आप चाहे टेंस चेंज करो, आप चाहे सब्जेक्ट चेंज करो, आप कुछ भी चेंज करो इसके अंदर, ये हमेशा ऐसे की ऐसे ही रहती है। एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूं। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी। अब यहां पे इसी में कर दिया मैंने, दे आर गोइंग टू वॉच ए मूवी। इसमें कर दिया वी वर गोइंग टू वॉच ए मूवी। अब यहां पे जो हमारा एम है, आर है, वर है, ये तो क्या हो गया दोस्तों, ये तो हो गया है हमारा फाइनाइट। इसका मतलब ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गोइंग 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 जो हमारा आएगा, और प्लस में देखो ये आ रहा है टू वॉच, नीचे भी यहाँ आ जाएगा टू वॉच दोस्तों, और इधर भी आ जाएगा टू वॉच दोस्तों। तो ये जो चेंज नहीं हो रही है, चाहे हमने टेंस बदला, चाहे हमने सब्जेक्ट बदला, ये जो चेंज नहीं होती है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का आगे भी क्लासिफिकेशन होता है 3 में, जो आगे कभी हम डिटेल में जब फाइनाइट नॉन फाइनाइट को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। दोस्तों एक तो होता है रेगुलर और एक होता है दोस्तों हमारा इरेगुलर वर्ब। दोस्तों रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब का मतलब ये है कि उसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी लगा के हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने बोला प्ले, सेकंड फॉर्म बनाऊंगा तो क्या लग जाएगा, प्लेड, और थर्ड फॉर्म में भी क्या लग जाएगा दोस्तों, प्लेड। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड। कुक, कुक मैंने बोला कुक, इसमें क्या लग गया, कुकड, और इसमें भी क्या लग गया दोस्तों, कुकड। ऐसे वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनमें ईडी ईडी लगता है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। लेकिन मैंने यहां पे बोला ईट, एट, ईटन, तीनों अलग है। मैंने यहां पे बोला गो, वेंट, गोन। मैंने यहां पे बोला बिल्ड, दूसरा है उसका बिल्ट, फिर तीसरा भी है, तीसरा भी क्या है हमारा, बिल्ट। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो ईडी से बन रही है, रेगुलरली आराम से बन रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे
ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये अलग है, सेकंड फॉर्म है वो अलग अलग, थर्ड भी अलग है। यहाँ फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड भी अलग है। यहाँ फर्स्ट अलग है, सेकंड और थर्ड है वो दोनों सेम है। जब ये वर्ब्स रेगुलर नहीं बनती हैं, इस प्रकार से नहीं बनती हैं, अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, और दूसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। दोस्तों फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने जान लिया है वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब का मतलब एक्शन, स्टेट, कंडीशन या ओनरशिप पोजीशन होता है दोस्तों। फिर आगे हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ वर्ब। हमने पहले पढ़ लिया है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जब भी वर्ब का नाम आता है हम मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करती है जब मेन वर्ब नहीं होती है। उसके आगे हमने ये पढ़ लिया है कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके आगे हम लोग ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव को एग्जाम्पल के साथ में पढ़ा है। उसके आगे हमने पढ़ा है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर ये है, फाइनाइट हमेशा चेंज होती है और नॉन फाइनाइट कभी भी चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। उसके आगे हमने पढ़ लिया है, इसके एग्जाम्पल के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके आगे हमने पढ़ लिया है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके एंड में सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, और इरेगुलर में अलग अलग प्रकार की वर्ब्स होती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा लक्ष्य ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में शुरुआत करते हुए आपको हाई लेवल पे लेके जाना। आप अगर बेसिक से ये सारे वीडियोस देखते हैं तो आने वाले समय में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत शानदार होने वाली है। ये आपकी स्पोकन में भी हेल्प करेगी, और साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरह हेल्प करेगी। आपके कैरियर, आपके फ्यूचर, आपकी पर्सनैलिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं किसी न किसी प्रकार से आपकी हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।